नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की आज हमारी 8वीं क्लास है। और अगर हम बात करें दोस्तों एडवांस सीरीज की, तो एडवांस सीरीज की आज हमारी ये 87वीं क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन के कुछ पार्ट्स, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ लिया है। और हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 8वीं क्लास है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों एडवांस सीरीज का, वो है हमारा व्हाट शुड ए नर्स कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग इन ए क्लाइंट विद ए न्यूली डायग्नोस्ड डिजीज। भाई अगर आप किसी भी पेशेंट के अंदर ये चाहते हो कि उसके अंदर क्या हो दोस्तों, जो लर्निंग है, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। तो इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, उस क्लाइंट के अंदर क्या ऐसी चीज है दोस्तों जो कि क्या है भाई, मोस्ट आप उसको क्या करोगे दोस्तों, कंसीडर करोगे। ठीक है, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए, क्या, इफेक्टिव लर्निंग। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मालूम मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, वो कहीं से पढ़ाना चाहता हूं कि भाई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये पूछूंगा आपसे कि भाई आपको क्या आता है क्या नहीं आता। उससे क्या फायदा मिलेगा मुझे, ये आपका जो लेवल है वो पता रहेगा कि भाई इस लेवल से आगे आप लोग आपको मुझे पढ़ाना है। आपको बिल्कुल नहीं आता, मैं जीरो से शुरुआत करूंगा। आपको थोड़ा आता है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। आपको बहुत ज्यादा आता है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो मेन चीज क्या होती है लर्निंग के अंदर, लर्निंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपको किसी भी चीज के अंदर, चाहे पेशेंट लर्निंग हो या वैसे लर्निंग हो, पास्ट जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी क्लाइंट को कोई भी डिजीज हुई है तो आप उससे पूछोगे कि भाई आप इसके बारे में क्या जानते हो, क्या क्या चीजें हुई है, इस डिजीज में क्या होता है, फिर वो बताएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उससे सही भी करेंगे। अगर वो गलत बताता है तो या उसकी जो नॉलेज है दोस्तों उसको क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि भाई लर्निंग के अंदर सबसे मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि अगर आप लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हो तो क्लाइंट का पास्ट एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। उसको कंसिडर करके ही उसको आप क्या करोगे दोस्तों, आगे उसको और ज्यादा उसके बारे में क्या करोगे, लर्निंग में प्रमोट करोगे, और ज्यादा चीजें बताओगे, उसको सिखाओगे। ठीक है, क्लाइंट्स के पर्सनल जो रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेस ऑफ द टोटल सिचुएशन है, टाइप्स ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये भी हैं, हर डिजीज का अलग अलग टाइम ऑफ ऑनसेट होता है। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रेस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा, पेशेंट को थोड़ा सा आराम से समझाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस में है तो, लेकिन और पर्सनल रिसोर्सेज क्या क्या है क्लाइंट के पास, उसके अकॉर्डिंग भी हम भाई डिजीज रिलेटेड क्या क्या चीजें रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, तो वो सब चीजें हम इंक्लूड करेंगे। बट अब आप आंसर जो इसका आएगा वो फर्स्ट ही आएगा, ये तीनों है। लेकिन इन तीनों से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो क्या है, क्लाइंट का जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो क्या आएगा इसके अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। तो लर्निंग के लिए ध्यान रखना कि लर्निंग को प्रमोट करने के लिए क्लाइंट का पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा नर्स को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी के साथ कंसिडर करना चाहिए, प्रायोरिटी के साथ कंसिडर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लाइंट्स पास्ट एक्सपीरियंस, क्लाइंट्स पास्ट एक्सपीरियंस। तो लिखो लर्निंग के लिए नर्स को हमेशा पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस कंसीडर करना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस को हम जरूर कंसीडर करेंगे दोस्तों। उससे हमें पता लगेगा कि भाई इसको कितना पढ़ाना है। ये प्री टेस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, प्री टेस्ट कहलाता है। फिर हम उसको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर पूछेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका पोस्ट टेस्ट कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ए नर्स इज इवैल्यूएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स इनिशियल रेस्पॉन्स टू ग्रीफ। ठीक है, भाई एक नर्स ये इवैल्यूएट कर रही है कि भाई किसी भी फैमिली मेंबर का जब उसको कोई भी ग्रीफ होती है, मान लो किसी भी पर्सन की, मान लो कोई भी चीज, उसका जो लवली वन है उसका लॉस होता है, किसी को भी खो दिया उसने, तो कोई भी प्यारी चीज या प्यारा आदमी अपना किसी ने खो दिया, तो जो रेस्पॉन्स आता है दोस्तों क्या आता है, ग्रीफ आता है। और नर्स ये देखना चाहती है कि उस पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है उसको इवैल्यूएट कर रही है उसके ग्रीफ को। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द नर्स टू कंसीडर। तो इन सब में से ऐसा कौन सी चीज है दोस्तों वो सबसे ज्यादा कंसीडर करेगी नर्स से, पर्सनैलिटी ट्रेट्स करेगी, एजुकेशनल लेवल करेगी, पास्ट एक्सपीरियंस विद डेथ करेगी, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड है उसको करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी पेशेंट के अंदर आप ग्रीफ देखोगे तब। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो साइकोलॉजी में या साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर पढ़ते हो तो आप उसमें 3 प्रकार के डिसऑर्डर पढ़ते हो।
तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार के डिसऑर्डर पढ़ते हैं दोस्तों। एक पढ़ते हैं हम कोग्निटिव, एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर कोनेशन, और तीसरे दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या, अफेक्टिव। मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं ग्रीप के ऊपर हम कैसे पहुंचेंगे। कोग्निटिव के अंदर सब ये चीजें आती हैं, जैसे थिंकिंग आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, परसेप्शन आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कॉन्शियसनेस आ गई, मेमोरी आ गई, इंसाइट आ गया, जजमेंट आ गया। तो ये सब एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं दोस्तों, आपकी कोग्निटिव एक्टिविटीज कहलाती है। मतलब कि माइंड से आ रही हैं, दूसरा जो पर्सन है वो इनको इतना इवालुएट नहीं कर पाता है, तो वो सब कोग्निटिव एक्टिविटीज है। थिंकिंग है, ओरिएंटेशन है, परसेप्शन है, कॉन्शियसनेस है, मेमोरी, इंसाइट और जजमेंट। कोनेशन मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल जो भी एक्टिविटीज है, यानी हम साइकोमोटर एक्टिविटीज भी कहते हैं, वो सब किसके अंदर आती है दोस्तों, आपकी कोनेशन के अंदर आती हैं। अफेक्टिव के अंदर मतलब कि इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो सब क्या आती हैं, अफेक्टिव आती हैं। तो इसके अंदर जैसे प्लीजेंट एक्टिविटीज आती हैं, प्लीजेंट, एक अनप्लीजेंट आती हैं, और तीसरी जो आती है दोस्तों वो अदर्स आती हैं। वो क्या आती हैं, अदर्स आती हैं। तो प्लीजेंट मतलब जो अच्छी लगती हैं, तो आपने पढ़ा हुआ होगा सबने, यूफोरिया है, इलेशन है, एक्सल्टेशन है, एक्टेसी है, तो ये सब क्या होती है, प्लीजेंट। अनप्लीजेंट के अंदर आपकी आती हैं दोस्तों ग्रीफ। तो ग्रीफ कौन से प्रकार की अफेक्टिव एक्टिविटी है जो किसके अंदर आती है दोस्तों, ग्रीफ के अंदर आती है, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों ग्रीफ से रिलेटेड कि ग्रीफ की व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। मैं भूल जाता हूं, हिंदी में लिखने लग गया। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो ग्रीफ के 5 स्टेज और उनका जो सही सीक्वेंस है ना दोस्तों, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने दी थी, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, तो ये दी थी कोबलर-रोस ने। कोबलर-रोस ने ये 5 स्टेज दी हैं, जिन्हें हम याद करने के लिए डाबडा के नाम से याद रखते हैं, DABDA। D4 होता है दोस्तों डिनाइल, A4 होता है एंग्री, B4 होता है बार्गेनिंग, D4 होता है डिप्रेशन, और A4 होता है एक्सेप्टेंस। कोई भी पेशेंट है दोस्तों, मान लो उसकी फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो मना करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। आप उसको बताओगे जाके तो वो मना करेगा। तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना क्या कहलाता है, डिनाइल कहलाता है। कि वो रियलिटी को क्या नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसे हम किस नाम से, डिनाइल। फिर उसको थोड़ा सा क्या आएगा, गुस्सा आएगा, तो वो एंग्री होगा। फिर वो आपसे बार्गेनिंग करेगा, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया ये, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हुआ है उसके साथ, तो सब ये। फिर वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाएगा, और लास्ट में फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज होती हैं, डिनाइल, एंग्री, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो ग्रीफ में आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जो ग्रीफ है ना, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कल्चरल बिलीफ या बैकग्राउंड इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे करता है भाई, 2 प्रकार की सपोर्ट होता है सोसाइटी से, कल्चर से या सोसाइटी से, माने 2 प्रकार की चीजें होती हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ ऐसी सोसाइटी हैं दोस्तों जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है ना, उसको खुद को ही हर कुछ सहना पड़ता है, बाहर के लोग नहीं आते, जैसे कि सिटीज में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ी सिटीज में देखने को मिलता है, छोटी मोटी सिटीज में तो चलो आते ही हैं, तो किसी की डेथ हो जाती है, कोई नहीं आता, बस वो पर्सन है जो खुद को ही सहना पड़ता है। तो ऐसे पर्सन के लिए दोस्तों ऐसे ग्रीफ से बाहर निकलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दूसरी ऐसी सोसाइटीज आती हैं जो कि कॉमनलिस्ट होती हैं, मतलब लोग उनसे आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि लोग उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उनको कॉमनलिस्ट या कम्युनलिस्ट भी बोलते हैं हम। अब बाकी के लोग जब सपोर्ट करेंगे ना, तो ऐसे लोगों के लिए जो स्ट्रेस से बाहर निकलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वो करता है। इसी प्रकार से जैसे जापान के अंदर एक कम्युनिटी है मुकाहो के नाम से,
यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वह पर्सन, किसी की डेथ हो गई ना तो उसको किसी दूसरे से नहीं मिलने दिया जाता, अकेला ही उसको रहना पड़ता है, इंडिविजुअल वाइज ही वो रहता है वहां पे, और उसको पूरा दर्द जो भी है वो खुद को ही सहना पड़ता है। तो ऐसे पर्सन के लिए भी दोस्तों ग्रीफ से निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिला है। ऐसे ही इंडोनेशिया के अंदर एक कम्युनिटी पाई जाती है, सुलावेसी एक जगह है, वहां पे प्रायद्वीप है, एक द्वीप है सॉरी। तो सुलावेसी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि उनके किसी की डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते, रोते नहीं है, अपने फैमिली मेंबर को कुछ महीने तक, 1-2 महीने तक तो अपने घर पे ही रखते हैं, और उसके बाद में भी हर साल फिर उसको जाके किसी जगह पे दबा देते हैं, और उसके बाद में फिर उसको निकालते हैं। हर साल एक दिन उसको निकालेंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, उसका बर्थडे मनाएंगे, पूरा उसको ऐसे रखेंगे जैसे वो जिंदा हो। तो कल्चरल जो बिलीफ है ना वो बहुत ज्यादा क्या होती है दोस्तों, कल्चरल बिलीफ बहुत ज्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी पर्सन को ग्रीफ से बाहर निकालने के लिए। और सबसे ज्यादा इनको नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, कंसीडर करना चाहिए कि उसकी कल्चरल बिलीफ क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही नर्स को उसको ट्रीट करना जरूरी है। बस इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाना चाह रहा था। तो जैसे कि भाई पर्सनल ट्रेट है वो भी करता है, एजुकेशनल लेवल है वो भी करता है, पास्ट एक्सपीरियंस विद डेथ है ये भी करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि उस पर्सन का कल्चरल जो बैकग्राउंड है ना वो क्या है। मोस्टली इस बात को मानती है कि सबसे ज्यादा जो नर्स है ना, को मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है जो नर्स कंसीडर करती है किसी भी पेशेंट को, किससे, ग्रीफ के इनिशियल रेस्पॉन्स क्या रहेगा, वो उसका क्या रहेगा दोस्तों, कल्चरल बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था बट मैंने फिर भी आपको एग्जांपल देकर कोशिश की है समझाने की। तो ये आपको याद रखना है कि कल्चरल जो बैकग्राउंड है, इसको लिख लो आप, कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल CULTURAL, कल्चरल बैकग्राउंड, ग्रीफ की प्रोसेस में इनिशियल रेस्पॉन्स के लिए, इनिशियल INITIAL, इनिशियल रेस्पॉन्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ग्रीफ की प्रोसेस के लिए इनिशियल रेस्पॉन्स के लिए क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए नर्स कंसीडर दैट कम्युनिकेशन लिंक्स पीपल विद देयर सराउंडिंग। भाई कम्युनिकेशन के कारण हम क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ते हैं। व्हाट शुड बी द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों, बताओ। मतलब आप कम्युनिकेशन करोगे ना तो आप सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ोगे, जैसे फिजिकल। अब मान लो कि मैं ये हमारा बोर्ड है, इसके साथ में मैं कम्युनिकेशन करूं और भाई क्या हाल है क्या है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं स्पेन के साथ करूं, ठीक है, तो ये वन साइडेड हो गया हमारा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसको क्या कह रहा हूं, तो फिजिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये मटेरियल ही है तो मटेरियलिस्टिक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एनवायरमेंटल में मैं एयर को कहूं कि भाई यार तुम इधर से इधर घूमो, वाटर को कहूं तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ना दोस्तों, किससे पड़ता है, सोसाइटी में पड़ता है, सोशल पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है उसको क्या करती है दोस्तों, बनाती है। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, तो आपकी सोशल रिलेशनशिप अच्छी बनेगी। तो यही ये चीज है कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो कम्युनिकेशन जो लिंक है ना दोस्तों, कम्युनिकेशन के द्वारा वो कौन सा बनता है, सोसाइटी या सोशल बनता है। सोशल जो लिंक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लिंक है जो कि कम्युनिकेशन के द्वारा बनता है। ठीक है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने समझ लिया होगा कि मटेरियलिस्टिक थिंग के साथ आप कम्युनिकेशन करके कोई लिंक नहीं बना सकते, लेकिन अगर सोसाइटी में पर्सन लोगों के साथ में अगर आप लिंक करोगे तो आप अच्छी रिलेशनशिप बना पाओगे। तो लिख लो, ऐसे लिखो, सोशल लिंक कम्युनिकेशन के द्वारा बनने वाली, कम्युनिकेशन के द्वारा बनने वाली लिंक है, लिंक सिंपल लिखा देता हूं, एक लाइन क्या लिखाना है, जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। आप अगर आप डिटेल में लिखना चाहो तो उसकी अच्छी सोशल लिंक्स होंगी, ठीक है, उसकी अच्छी सोशल अप्रोच होगी, उसकी अच्छी सोशल रिलेशनशिप होगी, जिसकी खराब होगी उसकी खराब होगी। बस इसमें क्या समझाना।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हाउ कैन ए नर्स बेस्ट इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप सबने पढ़ा होता है, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत पड़ती है। बस सिंपल से ये है भाई, आप कोई भी कम्युनिकेशन है दोस्तों, ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई हम उसको भेजते हैं, सेंडर होता है, फिर उसको भेज रहे हैं वो मैसेज होता है, फिर एक रिसीवर होता है, ठीक है, किस वे से भेज रहे हैं वो चैनल होता है, किस वे से भेज रहे हैं वो क्या होता है, एक चैनल होता है। ये मैसेज गया रिसीवर के पास। अब आपको ये जानना है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है, तो इस रिसीवर का हम क्या लेंगे दोस्तों, फीडबैक लेंगे। ये तो पढ़ा है ना आपने कम्युनिकेशन, मुझे नहीं लगता दोस्तों कम्युनिकेशन भी अब आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम टाइम वेस्ट करें ज्यादा। तो सेंडर है, मैसेज है, फिर रिसीवर है, फिर फीडबैक है, ठीक है। एंड मैसेज की स्पेलिंग सही लिख लेना, मैसेज है, रिसीवर है और फीडबैक है। तो क्लाइंट या जो भी जिसको हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके साथ, उसका फीडबैक क्या है दोस्तों, वो चीज क्या होती है, इफेक्टिवनेस को क्या करती है दोस्तों, शो करती है। आप किसी के साथ, आप मेरा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ। मेन चीज क्या है, सब कुछ भूल जाओ, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका फीडबैक क्या है, कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो आप बताओगे कि सर आप ये चीज आपने बताई, ये गलत बताई, ये आपने सही बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी दोस्तों, फीडबैक होती है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर अगर आपको ये जानना है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी दोस्तों, क्लाइंट का क्या होगा, फीडबैक होगा। मेडिकल असेसमेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ नर्स से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ हाउ कैन ए नर्स बेस्ट इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस। मेडिकल असेसमेंट में सब चीजें आएंगी, डॉक्टर से रिलेटेड भी आएंगी, उसकी रिपोर्ट्स भी आएंगी, वो भी आएंगी। तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे नर्स के द्वारा किया गया जो कम्युनिकेशन उसको वो क्या कर पाएगा, डिफाइन कर पाएगा। सेम ये है हेल्थ केयर टीम कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सब जुड़े हुए रहते हैं, तो उससे भी हमें नहीं पता लगेगा। और क्लाइंट्स की फिजियोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स है, कई बार वो शो कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये भी हमें इफेक्टिवली नहीं बता पाएगा कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो लिख लो, देखो कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करने का बेस्ट वे क्लाइंट फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, ए नर्स ऑन द मेडिकल सर्जिकल यूनिट टेल्स अदर स्टाफ मेंबर दैट क्लाइंट कैन जस्ट वेट फॉर द लोराजेपाम। ठीक है, दूसरे को कहती है रुक जाओ। जो क्लाइंट है दोस्तों क्या कर सकता है, लोराजेपाम के लिए वेट कर सकता है। आई गेट सो अनोइड व्हेन पीपल ड्रिंक टू मच। मैं बहुत ज्यादा, मेरे को मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, मैं अनोइड हो जाती हूँ जब लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। व्हाट डज दिस नर्स कमेंट रिफ्लेक्ट। तो नर्स को ये जो कमेंट है ना दोस्तों, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये चीज। तो एक बार थोड़ा सा हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी शायद आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन आता है सबसे पहला, मोस्ट कॉमन लीगल अब्यूज इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो लीगल अब्यूज होता है इंडिया के अंदर, वो किसका होता है दोस्तों, टोबैको का होता है। ठीक है, किसका होता है, टोबैको का होता है। और सेकंड नंबर पे आएगा अल्कोहल। कुछ जगह पे इलीगल भी है, लेकिन हम इसको कॉमन वे में लेंगे तो अल्कोहल होता है। और क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन इलीगल सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया। भाई अब इलीगल बताना है तो कैनाबीज आएगा आंसर, कैनाबीज। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइकोएक्टिव सब्सटेंस इन वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज साइकोएक्टिव सब्सटेंस कौन सा होता है दोस्तों, तो उसका आंसर आएगा कैफीन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, कैफीन आएगा आपका। कैफीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइकोएक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। कैफीन का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, अल्कोहल इज एब्जॉर्ब इन। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अल्कोहल इज
मेटाबोलाइज्ड इन, तो मेनली लीवर में होती है ना। मेटाबोलाइज्ड इन, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है इसका, तो मेनली कहाँ होता है दोस्तों, लीवर के अंदर मेनली इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, थोड़ा सा हम अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे काम करती है, क्या होता है। तो अल्कोहल दो होती है दोस्तों, एक एथिल अल्कोहल होती है, एथेनॉल, और एक होती है मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल मतलब अंग्रेजी शराब, और मेथिल अल्कोहल का मतलब आपकी देसी शराब। एथिल अल्कोहल को कोई भी पर्सन पीता है, पीने के बाद में क्या बनेगा दोस्तों, ये एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड से क्या बनता है दोस्तों, एसिटिक एसिड बनता है। एथिल अल्कोहल कोई भी पर्सन पिएगा, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा दोस्तों, आपका एसिटिक एसिड बनेगा। इसके लिए एंजाइम चाहिए। एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए चाहिए अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, इसका कुछ रीजन है, मैं कोई बिना कारण नहीं पढ़ाता आपको। यहाँ पर ये एंजाइम बताना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक ऐसे ड्रग के बारे में बताऊंगा जो आप लोग सदियों से 5000 सालों से रटते आ रहे हो, लेकिन उसका रीजन नहीं समझा आज तक कि क्यों यूज करते हैं। आज उसका रीजन जानेंगे हम कि वो ड्रग क्यों यूज करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाने के लिए चाहिए दोस्तों आपका एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। इसी प्रकार मेथिल अल्कोहल है, मेथिल जो अल्कोहल है दोस्तों, इससे बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे आज अच्छी हम। और इससे बनता है एसिड वो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एंजाइम वहां भी यही होता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज होता है। देखो पहले एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। फिर यहाँ पर एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है। तो ये ऐसी कठिन चीज सॉरी, ऐसी कठिन चीज बताने का पर्पज क्या है मेरा, मैं कोई, मेरे को मजा तो आता नहीं है कि मैं आपको हार्ड चीज बताऊंगा तो मेरे को तारीफ मिल जाएगी, वाह सर ने हार्ड चीज बताई। आपको फायदा होगा इसलिए बताया। कैसे, मैं बताता हूँ। कोई भी पर्सन शराब पिएगा, एथिल अल्कोहल पिएगा, उसको मजा आएगा यहां से, ये उसको क्या देगा दोस्तों, मजा देगा एथिल अल्कोहल। लेकिन ज्यादा अमाउंट में अगर वो लेगा ना, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब ये एसिटाल्डिहाइड जब पर्सन के अंदर बनेगा, अगर ज्यादा अमाउंट में शराब पी ले, तो जो एथिल अल्कोहल जो मजा दे रहा था, उस मजे का किरकिरा करेगा कौन, एसिटाल्डिहाइड। ये सिम्टम लाएगा उसके अंदर हेड एक कर देगा, या उसके पेट के अंदर पेन एब्डोमेन कर देगा, ये सब चीजें उसके अंदर कर देगा पर्सन के अंदर। बट क्या होता है कि ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो कुछ पर्सन में हो जाता है, कुछ में नहीं होता। बहुत ज्यादा पी लेते हैं तब हो जाता है, या नहीं होता, ठीक है। तो एसिटिक एसिड तो कोई सिम्टम नहीं लाता, मेन सारी चीजें कौन ला रहा है दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, एसिटाल्डिहाइड। मजे कौन दे रहा है, एथिल अल्कोहल। जो उसको मजे आ रहे हैं वो सब अभी बात करेंगे, क्या क्या मजे आते हैं उनकी भी बात करेंगे आपको। मैं भी जो अल्कोहल की लेवल उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। एथिल अल्कोहल से मजा आया, एसिटाल्डिहाइड ने क्या किया, मजा किरकिरा किया। अगर ज्यादा पियोगे तो एसिटाल्डिहाइड, लेकिन एसिटाल्डिहाइड एक्चुअली में एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो अनप्लीजेंट जो सिम्टम्स वो ज्यादा नहीं आते, हर किसी को पेन एब्डोमेन नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा तब ज्यादा मात्रा में एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, जो कि एसिटिक एसिड में इतना कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी मात्रा में जो एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो नहीं मिल पाता। तो उस पर्सन के अंदर क्या दिखने लग जाते हैं, सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। उसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। उसमें मेन काम यही करता है, मेथिल अल्कोहल, ये दोनों कोई काम नहीं करते, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड कोई नहीं। मेन उसको एंजॉय देने का काम कौन कर रहा है, मेथिल अल्कोहल कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे। अब हमें क्या काम करना है दोस्तों, हमें ये चाहते हैं हम कि भाई कोई भी पर्सन है ना, शराब ना पिए। शराब नहीं पिए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डी एडिक्शन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको एवर्जन के नाम से जानते हैं, एल्कोहल एवर्जन थेरेपी, एल्कोहल एवर्जन थेरेपी के नाम से इसे जानते हैं। अब इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसी चीज करेंगे कि जो क्लाइंट है उसको मजा ना आए। क्यों, मजा आएगा तो वो और पिएगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि उसको क्या नहीं आए दोस्तों, मजा नहीं आए। अब क्लाइंट को मजा नहीं आए तो हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा मात्रा में क्या बने, एसिटाल्डिहाइड बने। और एसिटाल्डिहाइड किस में चेंज ना हो, एसिटिक एसिड में चेंज नहीं हो। क्यों,
अगर ये एसिटिक एसिड में चेंज हुआ तो फिर तो एसिटाल्डिहाइड है ही नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, हम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ना, इसको कम करेंगे। तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर ड्रग यूज करेंगे। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजिनेज इनहिबिटर्स ड्रग क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे। इसको इनहिबिट करेंगे तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा और ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड करा बना तो उसको मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड तो ज्यादा बनता है तो वो अनप्लीजेंट रिएक्शन देता है। जैसे क्लाइंट पिएगा, पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है, शरीर के अंदर पेन होने लग गया, सब बाकी के जो सिम्टम्स वो आने लग जाएंगे, क्लाइंट दुखी हो जाएगा, अगली बार पिएगा तो सोचेगा। लेकिन इसमें क्लाइंट का भी रेडी होना क्या होता है, ऐसे ये ड्रग दी जाती है तो हमेशा क्लाइंट को रेडी होना जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल होता है ना, जब भी हम देते हैं कि भाई क्लाइंट को मन में है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तभी हम देते हैं। जब फिजिकल रूप से उसके सिम्टम्स आने लग जाएंगे, वो छोड़ते हुए फिजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हम डाइसल्फिरम नहीं देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में नहीं देते हैं। हम हमेशा तब देते हैं जब सिर्फ साइकोलॉजिकल हो, पेशेंट खुद चाहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, और छोड़ने के बाद उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आए। ऐसे नहीं कि फिजिकल सिम्टम्स आने लग गए, विड्रोल सिम्टम्स आने लगे, तब नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम देते हैं, ठीक है। ये रीजन यहाँ पर लेडीज चली जाती हैं मार्केट जाके वहाँ लिखे जाते हैं शराब छुड़ाओ, वो ले आते हैं, उसको पता ही नहीं है कि उसके पति के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं उसके अंदर, तो विड्रोल सिम्टम्स आ जाते हैं अगर वो छोड़ेगा तो। अब वो बेचारा पी रहा है तो भी गड़बड़, और नहीं पी रहा तो भी गड़बड़। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, भाई किस कंडीशन के अंदर। जैसे मालूम मैं शराब पीता हूँ, अब मेरा खुद का मन है, मेरा इतना भी नहीं पीता कि मैं छोड़ दूँ तो मेरे अंदर क्या आ जाने लगे सिम्टम्स, लेकिन मेरे अंदर क्रेविंग होती है, ज़्यादा मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, ये करूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे साइकोलॉजिकल सिम्टम है, फिजिकल नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तो विड्रोल आ जाएगा। तो उसके लिए मैं डाइसल्फिरम क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ताकि मैं जैसे ही मैं पीऊँ तो मेरे अंदर क्या आएंगे, अनप्लीजेंट सिम्टम्स आने लग जाएंगे, तो मैं अगली बार नहीं पीऊँगा। लेकिन अगर मेरे अंदर फिजिकल वाला होता तो मैं ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, तो वो एक चीज़ को सही कर रहा है, विड्रोल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दोनों साइड फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं समझाना चाहता हूँ सबको कि इसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, जाके लिखा रहता है पुराने बस अड्डे के पीछे जाके शराब छुड़वाएं, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के इनहिबिटर यूज़ करते हैं, ताकि एसिटिक एसिड नहीं बने और ज़्यादा मात्रा में क्या बने दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड बने, ताकि उसको अनप्लीजेंट रिएक्शन फील, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अल्कोहल की क्रेविंग को रोकने के लिए हम क्या ड्रग यूज करते हैं, अल्कोहल क्रेविंग को रोकने के लिए। तो क्रेविंग मतलब उसकी इच्छा होती है ना, उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, एक तो नेलोक्सोन और एक हम यूज करते हैं ओंडासेट्रोन। तो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो खुश हो गए होंगे कि यार ओंडासेट्रोन तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम तो, एमसेट के नाम से आता है, वोमिटिंग में यूज करते हैं इसका, मतलब वोमिटिंग हो जाती है उसको ट्रीट करने में यूज करते हैं। तो लेकिन ये दोनों ही जो ड्रग हैं ये अल्कोहल क्रेविंग को क्या करती हैं दोस्तों, दूर करती हैं। नेलोक्सोन का आपको याद रखना कि नेलोक्सोन वैसे ओपोइड की टॉक्सिसिटी में हम यूज करते हैं, लेकिन ओपोइड की अगर डिपेंडेंस हो जाए, ओपोइड की क्रेविंग हो, किसी का मन करे कि मेरे को ओपोइड लेना है, तब उस कंडीशन में नेलोक्सोन देने से उसकी क्रेविंग दूर नहीं होगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यूज हम इसे ओपोइड टॉक्सिसिटी में करते हैं, ठीक है। ओपोइड एंटागोनिस्ट मैंने आपको पूरा इसको समझाया हुआ है कि ओपोइड एंटागोनिस्ट है ये, लेकिन ओपोइड की अगर क्रेविंग होगी तो ये ठीक नहीं करेगा। किसकी क्रेविंग को ठीक करता है ये, अल्कोहल क्रेविंग के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका यूज करते हैं नेलोक्सोन का। और एक जो ड्रग है दोस्तों कौन सी है, ओंडासेट्रोन है। तो इन दोनों ड्रग का भी आप थोड़ा सा क्या रख लेना, याद रख लेना। अब आ जाओ इधर की साइड आ जाओ। अब पर्सन ने पी ली कच्ची दारू पी ली तो मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। क्लाइंट के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, कुछ कंडीशंस के अंदर क्लाइंट के अंदर क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है क्लाइंट के अंदर, क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ होगा। तो मेथिल अल्कोहल की अगर पॉइजनिंग होती है, मेथिल अल्कोहल की अगर पॉइजनिंग होती है, मेथिल अल्कोहल की अगर पॉइजनिंग होती है ना, पॉइजनिंग, तो हम यूज करते हैं एथिल अल्कोहल। क्या यूज करते हैं, एथिल अल्कोहल यूज करते हैं। लेकिन अब नहीं करते, पहले करते थे, ठीक है, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ पर मैंने बताया कि यार ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, तो आप तो देसी छुड़ाने के लिए अंग्रेजी देते थे। उसका क्या फायदा होता था कि भाई जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है ना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या करेगा, एथिल अल्कोहल देते ही इसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, एथिल अल्कोहल के ऊपर। तो ये यहां पर क्या नहीं बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं कि भाई इस मेथिल अल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज नहीं हो, इसके लिए हम एथिल अल्कोहल दे रहे हैं, ताकि ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उस पर, क्योंकि यहां भी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है, मैंने आपको समझाया था एंजाइम दोनों में सेम आएंगे। यहां भी क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पहले जब ये सिर्फ देसी पी रहा था तो ये सारा का सारा मेथिल अल्कोहल को किस में चेंज कर रहा था, फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज कर रहा था। लेकिन अब हमने उसको अंग्रेजी शराब पिला दी। अब अंग्रेजी पिलाने से क्या हुआ, तो ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ यूज हो रहा था, जो इसको कन्वर्ट कर रहा है इसमें, ये इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें भी फायदा, मतलब उसको भी करेगा, बहुत कम अमाउंट में करेगा, क्योंकि बढ़ जाएगा ना दोनों तरफ, तो इधर ही यूज करेगा। तो कम अमाउंट के अंदर क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कम अमाउंट के अंदर क्या बनेगा, फिर फॉर्मिक एसिड भी कम बनेगा। तो इसलिए क्या यूज करते थे, एथिल अल्कोहल में यूज करते थे। बट इसकी प्रॉब्लम्स थी। एक तो क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों कि भाई इसको हम आई भी नहीं दे सकते, कि दारू को आई भी डाल दो, ठीक है, ये नहीं दे सकते, तो इसको हम एनजी ट्यूब से हमें देना पड़ता था। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज, एक अल्कोहल को ठीक करने के लिए आप दूसरी अल्कोहल दे रहे हो ना, तो ये चीज भी क्या थी, गलत थी, क्योंकि ये उसके अंदर और डिपेंडेंस बढ़ाएगी। तो हर बार सोचेगा बढ़िया है, मेरे को तो अंग्रेजी पिलाएंगे, देसी पीता हूं, बाद में खुद करेंगे, तो वो चीज भी क्या थी, गलत थी। तो उसको इसलिए ये ड्रग अब यूज नहीं करते हैं आजकल, है ना, एथिल अल्कोहल ड्रग बोल रहा हूँ, एथिल अल्कोहल नहीं यूज करते। तो आजकल क्या यूज करते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग। मेथिल अल्कोहल की जो पॉइजनिंग है उसकी अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है तो इसका आंसर आएगा फोमेपिजोल, फोमेपिजोल, ठीक है। वैसे इसका पूरा नाम बहुत बड़ा होता है, 4FO मतलब 4 मतलब मिथाइल, और पीजोल मतलब पायराजोल, ठीक है। पूरा नाम इसका होता है 4-मिथाइल पायराजोल। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है ना, मत याद करना, आप तो फोमेपिजोल याद रख लो बस। तो ये इसकी क्या होती है दोस्तों, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग की। इसको हम आईवी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई जो अल्कोहल है ना, उसके क्या सिम्टम्स आते हैं ब्लड के ऊपर। जब पर्सन लेगा अल्कोहल, उसके ब्लड के अंदर अमाउंट हो जाएगी 20 से 30 mg%। 20 से 30 होते ही पर्सन के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तो थोड़ी सी थिंकिंग डिक्रीज हो जाएगी। पर्सन की थिंकिंग क्या हो जाती है दोस्तों, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, और थोड़ी सी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है ना, आप सोच रहे हो बाद में तो वो पंगा कर देता है। इसको हम बोलते हैं डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन के नाम से जानते हैं, डिसइनहिबिशन के नाम से जानते हैं। ये आ जाता है पर्सन के अंदर, ठीक है। क्या सिम्टम आने लग जाते हैं, डिसइनहिबिशन के सिम्टम आने लग जाते हैं, मतलब कि कम मात्रा में थिंकिंग, थोड़ी सी कम एक्टिविटी भी क्या हो गई है दोस्तों, थोड़ी सी कम हो गई है। फिर पर्सन के अंदर लेवल पहुंचता है दोस्तों 30 से 80 mg%। 30 से 80 mg% जैसे लेवल पहुंचा, अब पर्सन को थोड़ा सा क्या आने लगेगा दोस्तों, मजा आने लगेगा। क्या आने लगेगा, मजा आने लगेगा। और मजा आएगा उसको तो क्या होगा, ऐसा पर्सन क्या करेगा दोस्तों, ज्यादा बात करेगा। तो एक्सेसिव टॉकटिवनेस, अब ज्यादा बात करने लग गया। इसके अलावा क्या होगा, ज्यादा बात करेगा, इसके साथ में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके अंदर क्या आने लग जाएगा दोस्तों, रिलैक्सेशन आ जाएगा। ज्यादा बात करने लग जाएगा, शरीर भी उसका थोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। खुशी मिलेगी उसको, हैप्पीनेस मिलती है। थोड़ा सा पर्सन क्या हो जाता है दोस्तों, हैप्पी मूड में आ जाता है, तो हैप्पीनेस आ जाती है उसके अंदर। फिर लेवल और बढ़ेगा। अब लेवल बढ़ गया दोस्तों 80 से 200 mg%। अब थोड़े से उसकी बोलने में दिक्कत आएगी, सलर्ड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। स्पीच भी क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी सी उसकी सलर्ड हो जाएगी। जजमेंटल एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जजमेंटल कम हो जाएगी। उसको ड्राइविंग करने में भी क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। ड्राइविंग एबिलिटी भी क्या हो जाएगी उसकी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सिम्टम आएंगे। लेवल और आगे पहुंचा, 200 से 300 mg% में पहुंच गया। 200 से 300 mg% पे जैसे उसका लेवल पहुंचेगा, तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब ब्लैकआउट होना शुरू हो जाएगा। वो मतलब भूलना स्टार्ट हो जाएगा। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट हो जाएंगे उसके अंदर। निस्टैग्मस के सिम्टम्स से उसके अंदर आने लग जाएंगे, ये आने लग जाएगा।
चलो और आगे कर दो, 300 mg परसेंटेज से भी ज्यादा कर दो। अगर इतना लेवल पहुंच गया तो पेशेंट किस में चला जाएगा दोस्तों, कोमा में चला जाएगा, या फिर क्या हो जाएगी, उसकी डेथ ही हो जाएगी, सीधा काम खत्म, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स इसके अंदर आने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा लेवल से याद रख लेना भाई कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। डिसइनिबिशन हो रहा है, फिर खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है शरीर, एक्सेसिव टॉक्टिवनेस आ रही है, फिर स्पेस सलट हो गई, जजमेंट कम हो गई, ड्राइविंग एबिलिटी कम हो गई, फिर ब्लैकआउट, निस्टैग्मस, ये सब, और 300 mg से ज़्यादा कोमा और डेथ। वैसे ड्राइविंग है 300, लेकिन 30 से ज़्यादा पे इंडिया में बंद है ना, इंडिया में हर कहीं बंद है, मतलब 30 से ज़्यादा पीते हैं तो फिर ड्राइविंग नहीं कर सकता वो पर्सन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विड्रोल सिम्टम्स की बात करते हैं। विड्रोल सिम्टम्स, भाई पर्सन नहीं पिएगा ना तब क्या होगा, तो सबसे इसका मैं सिंपल से तरीका बताता हूं आपको। एक तो आप याद रख लेना 6 से 8 घंटे, फिर 8 से 12 घंटे, फिर 24 से 48 घंटे, और फिर याद रख लेना लगभग 48 से और 72 घंटे। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लेना। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पर्सन के अंदर TAR और D, इससे याद रख लो आप। तो T फॉर याद रखना ट्रीमर्स। ठीक है, तो छोटे ही जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होने लग जाता है। मैं फिट्स नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ट्रीमर्स बोल रहा हूं। तो स्टार्टिंग में ट्रीमर्स, इसके अलावा बाकी के सारे सिम्टम्स जो आप याद रख सकते हो, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, जो आप ऐसे लिखते हो ना, टैकीकार्डिया, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया, पसीने ज़्यादा आने लग जाएंगे, प्रस्पिरेशन, ये सब सिम्टम्स आने लग जाएंगे उसके छोड़ने के 6 से 8 घंटे के बाद। जैसे वो 6 से 8 घंटे में छोड़ेगा तो ये सब सिम्टम्स आने लग जाएंगे। 8 से 12 घंटे के बाद में उसके अंदर दोस्तों ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन आने लग जाता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊंगा यार, फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, नहीं हो सकता है कि अभी क्वेश्चन आ जाए, तो मैं नहीं चाहता। मैथिल एल्कोहल की पॉइजनिंग में है ना, हम एक विटामिन भी यूज करते हैं, कौन सी, फोलिक एसिड। क्या यूज करते हैं दोस्तों, फोलिक एसिड यूज करते हैं, ध्यान रखना। अब अक्सर फोलिक एसिड क्यों यूज करते हैं, अब आप लोगों के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में थायमीन आ रहा होगा, अक्सर थायमीन यूज करते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं भाई, वो मैथिल एल्कोहल की पॉइजनिंग में यूज नहीं करते। थायमीन का जो यूज है वो उसके अंदर नहीं करते, अभी बताऊंगा मैं थायमीन यूज कहाँ करते हैं। मैं फोलिक एसिड बता रहा हूँ कि मैथिल एल्कोहल की पॉइजनिंग के अंदर हम फोलिक एसिड यूज करते हैं। मैंने कहा कि भाई हमने मैथिल एल्कोहल को ट्रीट करने के लिए फोमेपिजोल दिया, उसने इनको कन्वर्ट नहीं होने दिया आगे, लेकिन दोस्तों जो बन गए उनका क्या, जो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया उनका क्या, तो उनका मेटाबॉलिज्म जरूरी है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड जो बना है या फॉर्मिक एसिड बना है जल्दी से बॉडी से मेटाबॉलाइज होकर बाहर निकले, तो उसको मेटाबॉलाइज को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोलिक एसिड यूज करते हैं। तो मैथिल एल्कोहल की जो पॉइजनिंग होती है ना, उसके अंदर पूछेगी भाई कौन सी विटामिन यूज करते हैं, तो आपकी फोलिक एसिड यूज करते हैं, फोलिक एसिड यूज करते हैं। B9 होती है फोलिक एसिड, है ना, B7/10 होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वो वहां पर बताना जरूरी था, मैं बाद में भूल जाता नहीं फिर मैं। ठीक है, इसके बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर उसके आने लग जाते हैं दोस्तों रम फिट्स। ठीक है, क्या आने लग जाते हैं, रम फिट्स, वही। अब उसको क्या आने लग गए, सीजर्स आने लग गए दोस्तों, क्या आने लग गए, सीजर्स आने लग गए। तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, रम फिट्स के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, रम फिट। और 48 से 72 घंटे पे अंदर आने, उससे डेलीरियम के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, डेलीरियम ट्रीमंस। डेलीरियम ट्रीमंस के क्या आने लग जाते हैं, सिम्टम्स आने लग जाते हैं 48 से 72 घंटे में। जब डेलीरियम ट्रीमंस के ज्यादातर हम विड्रोल जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, तो क्लोरडाइजेपोक्साइड, ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो ये नहीं है ऑप्शन में तो लोराजेपाम, और लोराजेपाम भी ऑप्शन में नहीं है तो डाइजेपाम। क्या आएगा, डाइजेपाम। अब 2017 एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, 2017 में था, 2016 में था शायद, 2017 में होगा आई थिंक, दिल्ली एम्स का एग्जाम था, उस समय तो अलग अलग होते थे। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि एल्कोहल विड्रोल के अंदर हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा था डाइसल्फिरैम, ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा था दोस्तों, डाइसल्फिरैम, और ऑप्शन डी में दे रखा था आपका क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो कोई भी पर्सन है ना जो नर्सिंग में है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट थे जो डी तक पहुंच पाए। जैसे डाइसल्फिरैम देखा सही कर दिया, जबकि वो गलत था। क्यों, डाइसल्फिरैम तो हम
एवर्जन थेरेपी में यूज करते हैं उसको, एडिक्शन को दूर करने के लिए यूज करते हैं, डी एडिक्शन के लिए यूज करते हैं, न कि विड्रॉल में। तो विड्रॉल में क्या यूज करते हैं हम, क्लोरडाइजेपोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लोराजेपाम से एक क्वेश्चन और बनता है, किसी भी क्लाइंट को अगर एपिलेप्सी आता है तो स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्टिकस मतलब मान लो आपने ड्रग दे ली और आराम ही नहीं आ रहा, आपने सब कुछ लगा के देख लिया उसको, एप्टोइन दे लिया आपने, ठीक है, उसको तो भी उसको आराम नहीं आ रहा, वालप्रोइड दे लिया आराम नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। कोई ड्रग काम नहीं कर रही है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना दोस्तों, वो क्या आएगी आपकी, लोराजेपाम आएगी। क्या आएगी, लोराजेपाम, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लोराजेपाम होती है। और फेब्राइल सीजर की पूछे तो डायजेपाम होती है। फेब्राइल मतलब फीवर के कारण किसी भी पेशेंट को अगर सीजर आने लग जाते हैं तो उसे हम फेब्राइल सीजर के नाम से जानते हैं। फेब्राइल सीजर की अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका डायजेपाम आएगा। और एल्कोहल विड्रॉल की पूछता है तो फर्स्ट क्लोरोडाइजेपोक्साइड, दूसरी लोराजेपाम, तीसरी डायजेपाम आएगा, तीसरा क्या आएगा, डायजेपाम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल, एल्कोहल हो गया। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि और कुछ अभी बच रहा होगा, शायद सब कुछ मैंने करवाई दिया आपको। हाँ, अब इसके अंदर एल्कोहल विड्रॉल के अंदर हम विटामिन यूज करते हैं, वो भी किसमें, मेनली डेलिरियम ट्रीमंस के अंदर। तो वो जो डेलिरियम ट्रीमंस के अंदर जो विटामिन यूज की जाती है ना, दैट इज थायमिन, थायमिन यूज करते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं दोस्तों थायमिन यूज। आ जाओ वापस, बहुत हो गया एल्कोहल। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन में जो नर्स है ना, सच में ही बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है, एनोइंग हो गई है। आप किसी पेशेंट को डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो मैं एनोइड, चलो पी रहे ठीक है, लेकिन आपका काम ट्रीट करना पेशेंट को। वो कह रही मैं एनोइड हो जाती हूँ, मैं वेट करूंगी, अभी लोराजेपाम नहीं दूंगी, इतना क्यों पीते हैं, ड्रिंक क्यों करते हैं। तो ये दिखाता है दोस्तों कि वो कि उसके खुद के अंदर है ना एल्कोहल के प्रति क्या है, नफरत है। और वो नफरत वो किसके ऊपर शो कर रही है दोस्तों, पेशेंट के ऊपर शो कर रही है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पर्सनल बियाज के नाम से जानते हैं। तो वो किस चीज को शो कर रही है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है वो किसको, खुद के पर्सनल बियाज को। मतलब पर्सनली वो एल्कोहल को बहुत बुरा समझती है और उस चीज को ही कहां शो कर रही है, पेशेंट के ऊपर शो कर रही है कि मैं तो एनोइंग हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब पेशेंट इतनी ज्यादा पीते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं, आप ड्रग देना है आपका काम, न कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट एक्यूटी टू सेट प्रायोरिटीज, मतलब क्लाइंट के जो थॉट है ना उनको शार्प बनाना क्या कहलाता है, एक्यूटी कहलाता है। तो यहाँ इससे कोई लेना देना तो है ही नहीं। कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट केयर, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये थोड़ी आता है कि आप किसी भी पेशेंट के प्रति एनोई हो जाओ, तो आप चिड़चिड़े किसी भी चीज में हो ही नहीं सकते हो। तो ये सारे रीजन गलत हैं। राइट जो आंसर आएगा तो क्या आएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पर्सनल बियाज आएगा, इसका राइट आंसर होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल बियाज। लिखो, अगर किसी पेशेंट के अल्कोहल लेने के कारण नर्स यह कहती है कि मैं अल्कोहल लेने वालों से अनोइंग हो जाती हूँ, मतलब चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, अनोइंग हो जाती हूँ, तो यह नर्स का पर्सनल बियाज शो करता है, तो यह नर्स का पर्सनल बियाज शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट becomes hostile when learning that amputation of a gangrenous toe is being considered after the client's outburst. What is the best indication that the nurse client interaction has been therapeutic? देखो, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको आपने बताया कि भाई आपका एम्पुटेशन होने वाला है, आपके जो टो है उसमें गैंग्रीनी हो गया है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा टो को। तो जो क्लाइंट है गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम एक्सप्रेशन शो करना हॉस्टाइल कहलाता है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, ज्यादातर एंगर में शो किया जाता है। फिर उसके बाद वो फट जाता है, हम हिंदी में बोलते हैं ना फट जाना,
मतलब गुस्से से पड़ जाना, आउट ब्रस्ट हो जाना, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेशन, अब हमें ये पता लगाना है कि भाई इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिकेट कर रही है कि भाई नर्स ने उसको समझाया होगा, तो जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है ना वो सही काम कर रही है ना, इस चीज को शो कर रही है, इंडिकेट कर रही है। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। अरे भाई उसको अगर एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो शो कर रहा है और ज्यादा गुस्सा हो गया, नर्स तो उसको शांत कर ही नहीं पाई ना, तो ये चीज तो शो नहीं करेगी कि भाई उनकी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, एक्टिव है। एब्सेंस ऑफ द फर्दर आउटबर्स्ट, ये भी शो नहीं करेगा आपको। कैसे हो सकता है वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो लेकिन अंदर से वो अंदर भरा हुआ है उसके मन के अंदर, और वो शो करना चाहता है, एक बार गुस्सा आया फिर वो बैठ गया, फिर दोबारा से तैयार हो रहा है, दोबारा से करने लग जाएगा। तो हम 100% इसको देखकर कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो शांत भी हो लेकिन हो सकता है वो शांत नहीं हो, दोनों चीजें आएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, डिनाइल ऑफ द नीड फॉर फर्दर डिस्कशन, वो चुप हो गया से, उसको भाई क्या हो गया, बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम चुप है वो। जैसे हम क्या बोलेंगे, डिनाइल में बात नहीं करूंगा। भाई को बताओ, भाई कोई भी नाराज होता है और वो ऐसे कहता है मैं बात नहीं करूंगा, इसका मतलब वो नाराज ही तो है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, आप लोगों को जिंदगी में चलता ही रहता होगा ये, लड़के लड़के दोनों के में ऐसे कहते मैं बात नहीं करूंगा तो समझ लो वो पक्का नाराज है। तो यहाँ पर तो पेशेंट जो है वो और ज्यादा नाराज हो गया, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, भाई शो कर रही है उसकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो शो कर रही है, वो रिलैक्स हो गया, उसकी जो मसल्स टेंस थी वो बैठ गए एकदम, क्या हो रही है उसको रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होना ही शो करता है कि भाई अब वो अंदर से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये माना गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या माना गया है, रिलैक्सेशन ऑफ द टेंस्ड मसल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, नहीं लिख लो, लिखो। अगर कोई पेशेंट गुस्सा होता है, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, अगर कोई पेशेंट गुस्सा होता है, गुस्सा होता है तथा उसके बाद उसकी टेंस्ड मसल, मतलब खिंची हुई मसल अब रिलैक्स हो गई, टेंस्ड मसल रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो यह शो करता है कि, तो यह शो करता है कि, तो यह शो करता है कि नर्स एंड पेशेंट की, पेशेंट का इंटरेक्शन, नर्स एंड पेशेंट का इंटरेक्शन, ठीक है, यहां से है इससे आगे, इंटरेक्शन थेराप्यूटिक है। मतलब नर्स ने उसको समझाया अच्छे से, वो समझ गया है बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्सिंग सुपरवाइजर सेंड से रिसेंटली ओरिएंटेड नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, ये वैसे हमारा इतना ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, नर्सिंग असिस्टेंट के काम पूछ रहा है बस इसमें। एक नर्सिंग सुपरवाइजर है, एक नर्स की हेल्प करने के लिए नर्सिंग असिस्टेंट को भेजता है ताकि उसका जो काम का जो बर्डन है ना, स्टाफ की कमी के कारण, शॉर्ट जो स्टाफ है उसके कारण, कम स्टाफ है, एक यूनिट है मेडिकल सर्जिकल यूनिट में, तो वो क्या क्या काम कर सकता है, विच टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू द नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इनमें से क्या क्या काम कर सकता है। तो पहला दे रखा है दोस्तों क्या क्या कर सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ बस, थोड़ा सा हमारे वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है भाई। वो वाइटल साइन ले सकता है, स्टाइल ड्रेसिंग अप्लाई करना नर्स का काम है, उसके नीचे काम करने वाले नर्सिंग असिस्टेंट का काम नहीं है ये। कॉल को उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट्स कॉल लाइट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग सैलाइन इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन कभी भी हम नहीं करवाएंगे उससे। लिनन को चेंज कर सकता है बेड के ऊपर, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी कर सकता है। डॉक्यूमेंट करने का काम भी किसका होगा, नर्स का होगा। तो ये सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि भाई नर्सिंग असिस्टेंट के क्या क्या काम होते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट के 3 काम होते हैं, इनमें से टेकिंग रूटीन वाइटल साइन, ठीक है, इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिंग क्लाइंट्स कॉल, सॉरी आंसरिंग क्लाइंट कॉल, और डॉक्यूमेंटिंग द क्लाइंट रेस्पॉन्स, सॉरी यार क्या बोलते हैं, चेंजिंग द लिनन ऑन एन ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये 3 काम इसके होते हैं। लिख लो एक बार इसको, नर्सिंग असिस्टेंट के 3 काम होते हैं, बाकी के नर्स के काम है, नर्सिंग असिस्टेंट के निम्न काम होते हैं, ठीक, और भी होते हैं तो, लेकिन ये लिख लो कि निम्न काम होते हैं, पहला, दूसरा काम और ये तीसरा काम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teenager begins to cry while talking with the nurse about the problem of not being to able make friends, ठीक है। आपके पास एक टीनेजर है, टीन का मतलब क्या होता है,
जिस भी काउंटिंग के अंदर टीन लग रहा हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11 में तो नहीं लग रहा, 12 में नहीं लग रहा, तो उसे हम टीनेजर के नाम से जानते हैं। वो रोने लग गया नर्स के सामने और क्या कह रहा है कि मेरे को मैं दोस्त नहीं बना पाता हूँ, नॉट बीइंग एबल टू मेक फ्रेंड्स, व्हाट इज द मोस्ट थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्स को क्या करना चाहिए? अब मैंने आपको एक दिन शायद कल की क्लास में पैराफ्रेजिंग बताया था, भाई आपको क्या तो उसी सेंटेंस को दोबारा से बोलना है ताकि क्लाइंट खुलकर बताए, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि वो फ्रेंड क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना पा रहा है वो फ्रेंड। तो दूसरा इसका तरीका होता है साइलेंट होना। आप क्लाइंट के सामने बैठो, आराम से रिलैक्स हो, बैठो, फिर क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है। उसको कब लगेगा? तब आप उसको ये लगेगा कि भाई आप सुनने के लिए क्या हो, तैयार हो। वो कब लगेगा? तब आप उसके सामने बैठोगे ऐसे करके, हाँ बताओ, मतलब ये चीज शो करेगा। तो बस इसमें यही कह रहा है कि भाई आप क्या इंटरवेंशन करोगे, तो आप आराम से बैठ जाओगे क्वाइटली विद द क्लाइंट के साथ। बस क्लाइंट फिर आपको समझाएगा कि भाई मेरा क्या क्या रीजन है। बाकी के देखते हैं। टेलिंग द क्लाइंट दैट क्राइंग इज नॉट हेल्पफुल, ठीक है। अब अगर आपने ये बता दिया भाई रो मत, हम जो क्लाइंट है दोस्तों उसको हम रोना भी क्लाइंट का राइट होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है बुक के अंदर कि क्राइंग इज ऑल्सो राइट ऑफ द पेशेंट। क्लाइंट अगर रोना चाहता है तो रोएगा, हम उसको मना नहीं कर सकते, ये उसका क्या है, राइट है। तो हम राइट से पेशेंट को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्लाइंट को ये नहीं बता सकते, तो ये चीज गलत है। सजेस्टिंग दैट द क्लाइंट प्ले ए बोर्ड गेम, ये चीज अच्छी है कि भाई वो बोर्ड गेम खेलेगा, डाइवर्ट होगा, बट ये चीज गलत भी है। गलत इस वे में है कि फिर जो क्लाइंट की प्रॉब्लम वो कहाँ है, वो तो बोर्ड गेम खेल रहा है, वो तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना सोल्व। प्रॉब्लम क्या है? दोस्त बनाना, दोस्त नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है हमें नहीं पता, कैसे पता लगेगा? जब उससे बात करेंगे, बात करेंगे तो उसके पास बैठना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ क्या है? रिकमेंडिंग हाउ द क्लाइंट कैन चेंज दिस सिचुएशन। सीधा रिकमेंड नहीं कर सकते हम, रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है, रिकमेंड करेंगे, बट कब? जब हमें सब चीजें पता लगेगी, हम उसमें प्रॉब्लम ढूंढे। आपने बिना प्रॉब्लम ढूंढे आपने क्या कहा? आपने पूछा है ही नहीं कि क्यों रे लोग, आप उसको एडवाइस देने लगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बन जाएगा दोस्त, फेसबुक डाउनलोड कर लो, बन जाएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे वाले दोस्तों को तो हम डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, हम जानेंगे, पेशेंट हमें बताएगा कि तुम्हारी मेरी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, मेरी यहाँ ये दिक्कत है, मैं किसी से बात करता हूँ मैं डर जाता हूँ, ठीक है, मैं सीधा बोलने वाला हूँ, मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ, तुम अच्छे नहीं लग रहे, इस कारण नहीं बना पाता हूँ। तो कई सारे रीजन हमें जानना पड़ेगा, फिर हम उसको समझाएंगे। तो डायरेक्टली नहीं समझा सकते, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो लिखो कि अगर कोई पेशेंट नर्स को कहता है, अगर कोई पेशेंट नर्स को कहता है कि वह फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, तो नर्स को रीजन जानने के लिए पेशेंट के पास बैठना चाहिए, पेशेंट के पास क्वाइटली बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट हैज बीन टोल्ड टू द स्टॉप स्मोकिंग बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक पेशेंट है दोस्तों, उसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। नर्स लेकिन क्या करती है? डिस्कवर ए पैक ऑफ सिगरेट्स इन द क्लाइंट बाथरूम। लेकिन क्लाइंट के पास क्या मिल गई? सिगरेट मिल गई। किसके पास? किसको? नर्स को। व्हाट इज द नर्स इनिशियल एक्शन? तो नर्स को क्या करना चाहिए बताओ? डॉक्टर मना करके सिगरेट मत पीना, आपको सिगरेट मिल गई, क्या करोगे? सोचो, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, काम कर रहे हो, आपको सिगरेट मिली, क्या करोगे? पहला काम, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। भाई सीधे जाओगे डॉक्टर के पास, ये देखो ऐसा काम कर रहा है, गलत करोगे, ये बात सही है। नर्स मैनेजर को भी बताओगे, ये बात भी सही है, बट डायरेक्टली नहीं। सबसे पहले आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, रीजन जानना है, क्या रीजन है, तुम्हें जब स्मोकिंग के लिए मना कर रखा है, फिर भी आपने क्यों वो किया है, क्यों इसको यूज कर रहे हो आप, क्या कारण था? कहीं वैसे तो नहीं रखी हुई है, आप पीते हुए नहीं पीते, वो कह देंगे मैं तो पुरानी रखी हुई है, मैं तो नहीं पीता, कुछ भी। तो पहली चीज इंटरेक्शन नर्स का पेशेंट के साथ होना चाहिए। इसलिए डायरेक्टली शिकायत करने पहुंच गए, लो शिकायत कर देता हूँ जाके, मजा आएगा चुगली करने में। थर्ड क्या? टेल द क्लाइंट दैट द सिगरेट्स वर फाउंड। हाँ, हम क्लाइंट को बताएंगे भाई सिगरेट पाई है, अब आगे बताओ क्या है रीजन, क्या नहीं है रीजन। फोर्थ क्या? डिस्कार्ड द सिगरेट्स विदाउट कमेंटिंग टू द क्लाइंट। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्या आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने सिगरेट को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। फिर वो तो दोबारा से यूज करेगा, मान लो यूज कर रहा है तो फिर और दिक्कत होगी।
तो ये भी नहीं कर सकते हम, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा कि अगर क्लाइंट के पास सिगरेट मिलती है तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि भाई आपके पास सिगरेट मिली है, आप क्यों पीते हो, क्या रीजन है, क्यों सिगरेट मिली है आपके पास, तो ये बताना जरूरी है। तो लिखो डॉक्टर के या हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिख लो, एससीपी के मना करने के बाद भी अगर पेशेंट के पास सिगरेट मिलती है तो नर्स को पेशेंट से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, पेशेंट से इस बारे में मतलब बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, वही बात है ना, डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस से ठीक है। पोज टेक स्क्रीनशॉट, काम करो। इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, एक क्लाइंट विद इंटरनल ब्लीडिंग इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू के अंदर एक क्लाइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनल ब्लीडिंग के साथ आया था वो, और ऑब्जर्वेशन के ऊपर है वो, जैसे आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है अलार्म का साउंड बजता है, इंडिकेट करता है कि भाई क्लाइंट का जो बीपी है वो कम हो गया है, कि नर्स को क्या करना चाहिए। देखो आपकी ड्यूटी रहेगी एम्स के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर, 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8। नाइट ड्यूटी जो रहती है वो 6 नाइट आती है, किसी किसी जगह मैक्सिमम 7 आ जाएंगी, इससे ज्यादा नाइट नहीं आती है, और बाकी की ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग और 8 ऑफ रहेंगे। अब आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, आप मॉर्निंग ड्यूटी 8 बजे आए और 2 बजे तक आपकी ड्यूटी है, मान लो 2 बज गए, आपने अभी दूसरे जो उसको हैंडओवर नहीं दिया दूसरे स्टाफ को, लेकिन उसी समय क्या बज गया, अलार्म बज गया कि भाई पेशेंट का जो बीपी है ना वो डाउन जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये पूछ रहे हो। पहला क्या कर रहा है, परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट बिफोर रिज्यूमिंग द चेंज ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट। कि आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे क्लाइंट को, बाद में आप क्या दोगे दोस्तों, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट दोगे। भाई चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट मतलब हैंडओवर, भाई क्या क्या चीजें हैं, ये क्लाइंट है, हर पेशेंट के बारे में बताओगे ना, हैंडओवर दोगे, तो वो चीज ठीक है, ये सही है बात। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंटिन्यू द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट एंड इंक्लूड द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अरे भाई आपने कुछ असेसमेंट ही नहीं किया, हो सकता है कि क्लाइंट और ज्यादा क्या हो जाए, डिटोरिएट हो जाए, आपने लिख दिया कि भाई बीपी कम है, अगले वाले को बता दिया देखो इसको बीपी कम है, अब अलार्म बज रहा है, तो अलार्म के कारण आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ड्यूटी नहीं देखनी पड़ेगी उस टाइम कि 2 बज गए मेरा काम नहीं है, ठीक है। हमारी जो ड्यूटी है वो ऐसी ड्यूटी नहीं होती है कि भाई 2 बजे हो गया तो नहीं होगा, तो पहले हमारे को असेसमेंट करना जरूरी है कि भाई अलार्म बज रहा है, क्यों बज रहा है, क्या रीजन है, हम बाद में ये करेंगे। तो इसमें सीधा सा क्या दे दिया, भाई कंटिन्यू करो चेंज ऑफ शिफ्ट को, छोड़ो बीपी बस लिख दो उसमें, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, लोअर द डायस्टोलिक प्रेशर लिमिट ऑन द मॉनिटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट। ये ऐसे करें दोस्तों कि जो मॉनिटर है ना, एक्चुअली में उसमें ना सिस्टम रहता है, जैसे मान लो कि आपने अलार्म में सिस्टम कर रखा है कि भाई जैसे 100 सिस्टोलिक आ जाए और जैसे 60 डायस्टोलिक आ जाए ना, तब अलार्म बजे। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं मैं ना, जैसे ऐसे मान लो, चलो आप 80/60 मान लो कि 80 आ जाए सिस्टोलिक और 60 आ जाए डायस्टोलिक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब इसमें सिस्टम आता है, अब आप मॉनिटर में क्या करो, उसको चेंज कर दो, मॉनिटर को चेंज करके आप ये कर दो कि भाई ये 80 पे बज रहा था ना, तो उसको आप ये कर दो कि भाई उसको 50 पे बजे ये, और 60 पे बज रहा था, ये कितने पे बजे, 30 पे बजे। इससे अलार्म तो बंद हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये तो कितनी गलत चीज है दोस्तों। हम ऐसे पेशेंट को बीपी थोड़ी ठीक हो जाएगा, हमने अलार्म को चेंज कर दिया कि भाई अलार्म जो है ना पहले 80/60 पे बज रहा था ना, इतने पे बज रहा था, अब वो कितने पे बजेगा, 50/30 पे बजेगा। तो ये चीज तो बिल्कुल सबसे ज्यादा गलत चीज इसमें यही है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, नेवर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टर्न ऑफ द अलार्म टेम्पररी एंड अलर्ट द आउटकम। बस बंद कर दो अलार्म को और अगले वाले को बता दो, अगला जो स्टाफ है कि भाई ब्लड प्रेशर, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हम परफॉर्म करेंगे एक असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट बिफोर रिज्यूमिंग द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। हमें अगर अलार्म बजता है, अगर ड्यूटी हावर के दौरान में, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा क्लाइंट का। तो लिखो शिफ्ट चेंज के दौरान अगर वाइटल्स के लिए अलार्म बजता है, मैं बीपी नहीं लिखूंगा, सारे लिख देता हूं, अगर वाइटल्स के लिए
अलार्म बजता है, अलार्म बजता है, तो नर्स की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉन्सिबिलिटी है कि वह पेशेंट का असेसमेंट करे, पेशेंट का असेसमेंट करे तथा बाद में हैंडओवर दे, शिफ्टिंग रिपोर्ट हैंड ओवर लिख लो, चाहे हैंड ओवर दे। ठीक है, ये पर मैं वापस से बता देता हूँ, सबको रिवाइज करा देता हूँ। तो ये मैंने बता ही दिया कि अगर अलार्म बजता है तो आपको ये करना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आपको सिगरेट मिलती है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास सिगरेट मिली है, बताओ क्या रीजन है। बाद में हम एससीपी को इनको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरे दोस्त नहीं बनते, तो उसके पास बैठो तभी वो दोस्त बनेंगे। वो समझाएगी, उससे पूछेगी भाई क्या रीजन है, तब पता लगेगा। नर्सिंग असिस्टेंट के क्या क्या काम है, वाइटल साइन लेना, कॉल अटेंड करना और लिनन चेंज करना। इसके बाद में क्लाइंट को गुस्सा आ जाता है, आपको कैसे पता लगेगा क्लाइंट साथ हो गया और आपका जो आप इंटरवेंशन जो किया वो सही थे, उसकी जो टेंस जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा। अगर अल्कोहल के कारण किसी भी नर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एनोइंग हो जाती है, तो वो अपने पर्सनल जो भी आज है दोस्तों उनको क्या कर रही है, शो कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कम्युनिकेशन को समझने के लिए, क्लाइंट की फीडबैक जो है ना वो इफेक्टिवनेस को बताती है सबसे ज़्यादा। कम्युनिकेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा जो लिंक होती है किसके साथ होती है, वो सोशल लिंक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड जो है दोस्तों वो ग्रीप का इनिशियल रेस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। क्लाइंट की लर्निंग के लिए पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो क्या करना चाहिए, हमेशा कंसीडर करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।